हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट चलती है। आप लोग ज़रूर जुड़ें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। कोई भी सूचना रहती है तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। ओके, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है। साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है कार्नवाम, शादी, थिरुमानाम, संबंधम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। साधारणतः नायरों में विवाह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये संबंधम हो जाएगा, ऑप्शन डी, संबंधम। ये भारत में मातृवंशी परिवार दक्षिण भारत के मालाबार के नायरों और असम में खासी व गारो जनजाति में पाए जाते हैं। जो नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? संबंधम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सगोत्री संबंध, सजाती संबंध, ए दोनों, ए और बी, या तो ए या तो बी। इसमें क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये सजाती संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सजाती संबंध, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो क्या हो जाएंगे? ये प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन डी। भारत में बहुपति विवाह किसमें मान्य नहीं है? भारत में बहुपति विवाह किसमें मान्य नहीं है? हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारत में बहुपति विवाह किसमें मान्य नहीं है? तो ये मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में बहुपति विवाह का मान्य है, प्रचलन है, लेकिन हिंदुओं में इसका प्रचलन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? इरावती कर्वे, टी.एन. मदान, एल.पी. विद्यार्थी, आर.एम. मैकाइवर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ये इरावती कर्वे हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, केवल वास्तविक संबंध, माने हुए अवास्तविक संबंध, वंशावली रक्त संबंध। निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? निम्नलिखित में नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नातेदारी की व्याख्या कौन करता है? तो ये वंशावली रक्त संबंध है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है? निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है? परिवार, सरकार, यूएनओ, संसद। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी कमेंट कर बताएं। संस्थाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होती है?
तो इसका राइट आंसर ये परिवार हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जात की स्त्री से, निम्न जात की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा से। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, तो क्या हो जाएंगी? तो लिविरेट विवाह भी कहा जाता है इसको, देवर विवाह को। अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जात की कन्या ने, अपने मृत भाई की विधवा से, तो ये देवर विवाह, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। परिहास संबंध है, जोक रिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीजा एवं साली, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, वर द्वारा वधू द्वारा वर को, वर द्वारा वधू को। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट में बताएं। कौन मेहर का भुगतान करता है? तो ये वर द्वारा वधू को, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल होता है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। और ये जब शादी उन लोगों का निकाह होता है ना, तो उसमें तो वर की तरफ से लड़की को दिया जाता है ये। तो ये लड़की की तरफ से मेहर की भुगतान किया जाता है लड़की को। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ये बाल विवाह, बाल विवाह को रोकने के लिए ये किया गया था। तो ये बाल विवाह होता है, शारदा एक्ट रोकने के लिए बाल विवाह, शारदा एक्ट पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। तब ये कब पारित हुआ था? तो 1929 में, 1929 में पारित किया गया था। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था ये। तब ये लड़कियों की उम्र उस समय 14 साल थी और लड़कों का उम्र 18 साल था। उसके बाद आपको ये बढ़ा करके लड़कियों की उम्र 18 साल कर दिया गया और लड़कों का 21 साल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा, रति एवं धर्म, प्रजा, धर्म एवं रति, धर्म, प्रजा एवं रति, धर्म, रति एवं प्रजा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। धर्म, प्रजा एवं रति हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? तृतीयक संबंधी इसमें कौन है? तो ये साले की पत्नी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? 21, 33, 27, 39 हैं। द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रथम में कितना होता है? प्रथम में 8 होता है और द्वितीयक में 33
ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने किया है? लूथर, विरस्टीड, प्रभु, कूले। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, तो ये लूथर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे मात्र हिंदू एवं सिख, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। वर्ष 1947 से भारत से रहने वाले सभी समुदाय। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है तो ये हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन धर्म, परिवार, विवाह, जाति उदाहरण है, तो ये सामाजिक संस्थाओं की हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान किए गए? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान किए गए? 1955, 1956, 1961, 1973। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये 1955 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1955 के हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह नियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? हिंदू विवाह नियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर तो ये सपिंड विवाह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, सपिंड विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये 2 वर्ष हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये विवाह है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये बहुपति विवाह हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह का अर्थ है, बहुपति विवाह का अर्थ है एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्रियों अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं,
एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है, बहुपति विवाह। तो एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे। जहाँ एक स्त्री हो और उनसे शादी करने वाले एक से अधिक हों, 2 हो, 3 हो, तो वो आपका बहुपति विवाह हो जाएगा। अब बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करता है तो वो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? नहीं पूछा है। एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समूह विवाह, ऑप्शन डी। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। तो ये कानून द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी, भील नातेदारी, गारो नातेदारी, हो नातेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये गारो नातेदारी, ऑप्शन सी। तो ये मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत है? पूर्णतः गलत, अंशतः सही, पूर्णतः सही, तीनों में से कोई नहीं। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये पूर्णतः सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग। ओके फ्रेंड्स, और ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे चलती है, 6:15 पर। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति है, तो क्या हो जाएंगे ये? हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। तो ये क्या हो जाएंगे? ये धार्मिक है, ऑप्शन बी। हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है या नहीं पूछा हुआ है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो मुस्लिम विवाह 4 प्रकार के होते हैं। एक निकाह होता है, मुताह, फासिद तथा बातिल। निकाह, यहाँ मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से नहीं है, तो इसमें निकाह, मुताह, फासिद, बातिल है। मुताह, फासिद, बातिल, जिहर ये नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? निकाह। अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मुताह, फासिद, बातिल। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? कमेंट करके बताएं। समाज में प्रचलित अस्थायी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुताह है।
ऑप्शन बी, जो मुता होता है ये अस्थाई होता है, और निकाह जो होता है अस्थाई माना जाता है ये शादी का। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।